नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, इसलिए इसे पूरा महसूस करने के लिए हेडफोन पहन लें और अपने फोन को साइड में रख दें। इस तरह आप हर लम्हे को अपनी सांसों में महसूस कर पाएंगे। इस रोमांचक सफर में साथ देने के लिए हमें बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और अपना नाम कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मुकेश है। तो चलिए अब यह कहानी मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोगों में या फिर शहर में रहने वाले लोगों में एक चीज बहुत ज्यादा होती है और वह चीज होती है बाप की संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच में लड़ाई। यह चीज हम लोगों को हर परिवार में लगभग देखने को मिलती ही है, चाहे फिर वह कोई गांव में रहने वाला परिवार हो या फिर शहर में रहने वाला परिवार हो। लेकिन गांव में रहने वाले परिवार की लड़ाई में और शहर में रहने वाले परिवार की लड़ाई में एक अंतर होता है कि शहर में अगर किसी के संपत्ति के बंटवारे को लेकर अगर कोई लड़ाई होती भी है तो वह कानूनी रूप से उस चीज को हल कर लेते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि बाप की संपत्ति को लेकर गांव में भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज रहती है कि अगर किसी तरह से मैं इसको मेरे रास्ते से हटा दूं तो मेरे बाप की जो सारी संपत्ति है वह मेरे ही नाम हो जाएगी। और यही चीज सोचकर वह अपने ही भाई को एक दुश्मन की नजरों से देखने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन उस चीज के होने के बाद हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे साथ वो डरावनी घटना घटी। अगर हमारे घर में वह बंटवारे की लड़ाई नहीं होती तो शायद मेरे साथ वह इतनी भयंकर और डरावनी घटना कभी भी नहीं होती। दरअसल हमारे घर में मेरे पिताजी 3 भाई थे और मेरे पिताजी उन तीनों में सबसे छोटे थे। जो बड़े वाले मेरे 2 ताऊ जी थे, उनकी जो घर वाली थी यानी कि जो मेरी ताई जी थी, वो दोनों सगी बहनें थीं। इसी वजह से वो दोनों भाई हमेशा एक तरफ रहते थे। घर में अगर कोई भी बात हो जाती थी तो वह दोनों एक साथ मिलकर हमेशा मेरे पिताजी का हर बात पर विरोध किया करते थे। अब क्योंकि मेरे पिताजी सबसे छोटे थे और वह बड़े थे, तो वह थोड़ा उनका मान सम्मान भी किया करते थे। इसी वजह से वह जो कोई भी बात कहते थे उसको मेरे पिताजी मान लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन लोगों ने अपनी हद पार करना शुरू कर दी तो फिर मेरी मम्मी ने उस चीज में बोलना शुरू कर दिया। जब घर में थोड़ी लड़ाई ज्यादा बढ़ने लग गई तो मेरे दादाजी ने हम लोगों को अलग अलग कर दिया और जो संपत्ति थी उसका 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। अब मेरे दादाजी की जो जमीन थी उसका कुछ हिस्सा तो गांव के बिल्कुल करीब था और एक जमीन का टुकड़ा था जो गांव से थोड़ा बाहर की तरफ, गांव का जो शमशान घाट था उसके बिल्कुल करीब था। अब उस शमशान घाट के बगल वाली जमीन को मेरे जो दोनों बड़े वाले ताऊजी थे वह लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मेरे दादाजी से उन्होंने कहा कि अगर आपने हमको उस जमीन को लेने के लिए कहा तो हम लोग जहर खाकर मर जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने मेरे दादाजी को भावनात्मक रूप से मजबूर कर दिया और मजबूरी में आकर मेरे दादाजी ने उस शमशान घाट के बगल वाली जमीन को मेरे पिताजी को दे दिया। अब संपत्ति का बंटवारा होते ही वह लोग हमसे गांव में जब हम उनके साथ घर में रहते थे तो अब उस चीज के लिए भी लड़ाई करने लगे थे। वह हमसे कहने लगे थे कि हम तुमको इस घर में नहीं रहने देंगे, तुमको वो जमीन मिल गई है तो तुम अब वहीं जाकर अपना नया घर बनाओ और वहीं पर रहो। इसके बाद मेरे पिताजी ने यह तय कर लिया था कि अब हम लोग उस शमशान घाट के बगल में जो जमीन है उसी पर जाकर अपना घर बनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में मेरी मम्मी से बात की तो मेरी मम्मी ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा
कि हम उस शमशान घाट के बगल वाली जमीन में अपना घर नहीं बनाएंगे, चाहे हमें कहीं और ही क्यों ना रहना पड़े। तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी से कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों को कहीं और किसी किराए के मकान पर रख सकूं। अगर हमारे हिस्से में वो जमीन आई है तो हम लोग वहीं पर अपना टूटा फूटा घर बनाकर रह लेंगे। मेरे पिताजी के ऐसे कहने पर मेरी मम्मी उनसे कहती हैं कि मुझे टूटे फूटे घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उस शमशान घाट के अगल बगल में दिन ढलने के बाद रात के वक्त कई डरावनी और शैतानी आत्माओं का बसेरा रहता है, और अगर हम लोग वहां पर जाकर रहने लग गए तो पता नहीं हमारे साथ कब कौन सी डरावनी घटना हो जाए। मुझे तो रात के वक्त अगर हम लोग वहां पर घर बनाकर रहने लगेंगे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। फिर मेरे पिताजी कहते हैं कि थोड़े दिनों की दिक्कत रहेगी, फिर हमारी भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन फिर जब मेरे ताऊ जी वगैरह हम लोगों के साथ ज्यादा ही लड़ाई करने लगे थे तो फिर मेरी मम्मी भी उस चीज के लिए तैयार हो जाती हैं और हम लोग उस शमशान घाट के बगल वाली जमीन पर जाकर अपना घर बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में हमारा घर बनकर तैयार हो जाता है। मेरे पापा से जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा उन्होंने उस घर को बनाने की कोशिश की थी और अब हम लोग वहीं पर रहने लगे थे। पहली रात को जब हम लोग उस घर में रहे तो हम तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आई थी। पूरी रात हम लोग बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे ही शमशान घाट की तरफ से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों की वजह से मैं तो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन किसी तरह हम लोगों ने पहली रात जैसे तैसे निकाल ली। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी उस जमीन से शमशान घाट की दूरी यही कोई 20-25 कदम की थी, यानी कि शमशान घाट और हमारी जमीन के बीच में सिर्फ 2 जमीन के टुकड़े ही थे और उन 2 जमीनों को पार करने में लगभग हम लोगों को 20-25 कदम ही चलना पड़ता था। अब शमशान घाट के इतना करीब अपना घर बनाकर हमें थोड़ा पछतावा तो हो रहा था, लेकिन अब हम लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरे पापा ने हम लोगों से कहा था कि वह जल्द से जल्द कुछ पैसे इकट्ठा करके किसी और जगह पर जमीन लेकर मकान बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2-3 साल की तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोच ली थी। हम लोग यहाँ पर 2-3 महीने भी नहीं रह पाएंगे और इन 2-3 महीनों में ही हमारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी हम लोगों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल हम लोग घर में कुछ पशु भी रखते थे, जिनके लिए मम्मी को दिन में चारा लाने के लिए अगल बगल में ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी सुबह सुबह नहा धोकर चारा लाने के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ अगर कोई गांव से सुन रहा है तो वह सोचेगा कि अक्सर गांव की महिलाएं पशुओं का चारा लाने के बाद ही नहाती हैं, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है। उस दिन मेरी मम्मी को कहीं जाना था, इसलिए वह सुबह जल्दी नहाकर ही चारा लाने के लिए गई थीं, ताकि वापस आते ही पापा के साथ वह काम पर जा सकें। उस दिन की जल्दीबाजी में मम्मी नहाने के बाद अपने सिर के बालों को बांधना भूल गईं और खुले बालों में ही चारा लाने के लिए निकल गईं। जिस दिशा में मम्मी चारा लाने जाती थीं, वहां जाने के लिए शमशान घाट के बगल से होकर गुजरना पड़ता था। वह शमशान घाट चारों ओर से खुला था, कोई चारदीवारी नहीं थी। बस चिता वाली जगह पर लोहे की छत बनी हुई थी। उसी के बगल से गांव के लोग गुजरते थे और उस दिन मेरी मम्मी भी नहाने के बाद खुले बालों में वहां से गुजर गई थीं। हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह मम्मी को भेजकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका जवाब आपको कहानी में आगे चलकर मिलेगा और जब आपको यह बात पता चलेगी तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मम्मी के जाने के बाद हम लोग घर के छोटे मोटे कामों में लग गए थे, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद ही मम्मी घर लौट आईं। जब वह घर आईं तो उनके बर्ताव में काफी बदलाव दिख रहा था। वह पापा और मुझे अजीब तरीके से घूर कर देख रही थीं, और जब वह घर पर वापस आई
तो ना ही तो पशुओं के लिए कोई चारा लेकर आई और ना ही कुछ और लेकर आई, बल्कि घर पर आते ही मेरे पापा पर अजीब तरीके से गुर्राने लगी। चिल्लाने लगी कि तुझसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। आज मम्मी पहली बार पापा से तू तड़ाके से बात कर रही थी। जब उन्होंने पहली बार पापा से इस तरीके से बात की तो पापा का मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। वह यह सोच रहे थे कि आखिर आज इसको क्या हो गया है जो ये इस तरीके से बात कर रही है। घर पर आने के बाद वह सीधा हमारे घर की जो रसोई थी उसके अंदर जाती हैं और जो कुछ भी उनको खाने के लिए मिलता है उसको निकालकर वहीं रसोई में ही बैठकर बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगती हैं। उनको इस तरह से खाता हुआ देखकर पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद इसको काफी ज्यादा भूख लगी है, इसी वजह से यह चारा लाने के बजाय वापस बीच रास्ते से ही आ गई है। लेकिन अब जिस तरीके से वह खा रही थी उस खाने के तरीके को देखकर मैं और मेरे पापा एक दूसरे की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे और एक दूसरे से यह बातें कर रहे थे कि आखिर आज मम्मी को क्या हो गया है, यह इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हैं। अब रसोई में जो कुछ भी था उसको खाने के बाद वह सीधा कमरे में जाती है और सो जाती हैं। अब मम्मी को सोए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और उन लोगों को आज जिस काम से जाना था उसके लिए भी पापा को काफी ज्यादा लेट हो रहा था। इसी वजह से पापा कमरे में मम्मी के पास जाते हैं और जब वह सो रही थी तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको उठाने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे आज पूरे दिन ही सोती रहोगी क्या? तुमको याद नहीं है कि हमको काम से बाहर जाना है? अभी पापा ने इतना कहा ही था कि इतने में ही मम्मी अजीब तरीके से किसी मेंढक की तरह उछलते हुए पापा के सामने खड़ी होती हैं और खड़े होते ही अचानक से पापा को एक बहुत तेज चाटा मार देती हैं। उन्होंने पापा को इतनी तेज चाटा मारा कि उस चाटे के साथ ही पापा पीछे की तरफ कमरे का जो लोहे का दरवाजा था उस पर जाकर गिरते हैं। जब उनके उस लोहे के दरवाजे पर गिरने के कारण आवाज आती है तो मैं भी भागकर मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाता हूं और देखता हूं कि मम्मी पापा के सामने बिल्कुल तमतमाई हुई खड़ी हैं। पापा ने अपना एक हाथ अपने गाल पर लगा रखा है और वह मम्मी की तरफ अजीब तरीके से देख रहे हैं। अभी मैं वहां पर पहुंचा ही था कि तभी अचानक से मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं, ले जा तेरे इस बाप को यहां से और इसे कह दे कि दोबारा से मुझे परेशान ना करें, वरना इसका वह हाल करूंगी कि यह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और ये बात कहकर वह फिर से वापस सो जाती है। उसके बाद मैं मेरे पापा को वहां से उठाता हूं और बाहर ले आता हूं। बाहर लाने के बाद मेरे पापा मुझे कहते हैं, तेरी मम्मी को पक्का कुछ ना कुछ हो गया है, वरना उसने आज से पहले शादी को इतने साल हो गए मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया। फिर मैं पापा से कहता हूं, शायद उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, हो सकता है वह थोड़ी थकी हुई हो और इसी बीच आपने जाकर उनको जगा दिया तो उनको गुस्सा आ गया होगा। लेकिन शायद जिस चीज को मैं नहीं समझ पा रहा था उसको मेरे पापा समझ रहे थे, लेकिन उनको भी समझने में उस वक्त थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि आगे चलकर जो कुछ होने वाला था वह इससे भी ज्यादा भयानक और डरावना होने वाला था। अब क्योंकि सुबह से घर में खाना नहीं बना था और मम्मी भी इस तरीके से कमरे में सोई हुई थी, तो उसके बाद मैं और मेरे पापा ही रसोई में खाना बनाने लगते हैं। अभी हम लोग खाना बनाकर उठने ही वाले थे कि तभी अचानक से मेरी मम्मी रसोई में आती हैं और जो भी हमने रोटियां बनाई थीं उन सारी की सारी 10 से 15 रोटियों को उठाकर कमरे में ले जाती हैं और वहां बैठकर उनको खाने लगती हैं। अब यह सब होता हुआ देखकर हम दोनों को पक्का यकीन हो गया था कि यह जो कुछ भी हो रहा है यह मेरी मम्मी अपने मन से नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और उनके शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। मेरे पापा को इस चीज का भी एहसास हो गया था कि यह सब जब वह चारा लाने के लिए गई थी उसके बाद से ही हो रहा है। लेकिन अब उस दिन तो हम लोग फिर से खाना बनाकर खा लेते हैं और शाम का खाना भी हम लोग बनाते हैं, पर शाम को भी हमारे साथ वही चीज होती है जिसकी वजह से हमें फिर से खाना बनाना पड़ता है। लेकिन अब इससे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं
उसको सुनने के लिए आप अपने दिल को थोड़ा थाम कर बैठना, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वह सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। दिन ढलने के बाद रात होती है और अब तक भी मेरी मम्मी कमरे में ही सो रही थीं। लेकिन मेरे पापा में अब बिल्कुल इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कमरे में जाकर मेरी मम्मी के पास सो जाएं। इसी वजह से हम दोनों घर के बाहर ही हमारे आंगन में अपनी चारपाई डालकर सो गए। हम लोग रात के लगभग 10 बजे के वक्त सोए थे और कुछ ही देर बाद हम लोगों को नींद आ गई थी। उस वक्त हम लोग काफी गहरी नींद में थे, लेकिन तभी अचानक से किसी चीज की आवाज की वजह से मेरी नींद खुलती है। वह आवाज किसी और चीज की नहीं, बल्कि उसी कमरे के लोहे के दरवाजे की थी जिस कमरे में मेरी मम्मी सोई हुई थी। हमारे घर में जितने भी कमरे थे उन सभी में पापा ने लोहे के दरवाजे ही डलवाए थे। इसी वजह से अब मुझे उस लोहे के दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के साथ ही मेरी नींद खुल जाती है। मेरे साथ साथ ही शायद मेरे पापा की नींद भी खुल गई थी, लेकिन उस वक्त हम दोनों जैसे सो रहे थे वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ ही मेरे पापा को भी शायद उस वक्त किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो गया था। अभी हम लोग उस चारपाई पर सोए हुए ही थे कि तब हमारी चारपाई के बगल से कोई जानवर के जैसी चीज चलती हुई जाती है। वह अपने 4 पैरों पर चलकर हमारे घर से बाहर जा रही थी, लेकिन उसके हमारी चारपाई को पार करते ही आगे की तरफ जाने के बाद हम लोग अपनी गर्दन को उठाकर उसकी तरफ देखते हैं। उसकी तरफ देखते ही मेरे पापा के और मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई जानवर नहीं था बल्कि मेरी मम्मी थी, जो कि अब किसी मकड़ी की तरह अजीब तरीके से अपने हाथ और पैरों के बल किसी जानवर की तरह चलते हुए जा रही थी। उस वक्त वह अपनी पीठ से बल बिल्कुल उल्टी हो रखी थी, लेकिन पीठ तो उनकी उल्टी थी, पर उनकी गर्दन पूरी की पूरी मुड़कर सामने की तरफ सीधी हो रखी थी। वह इतनी तेज गति के साथ चलती हुई घर के बाहर जा रही थी कि अगर कोई सामान्य इंसान उस तरीके से चलने की कोशिश भी करे तो वह इतनी तेज नहीं चल सकता। पर मेरी मम्मी तो उस वक्त बहुत तेज गति के साथ चलकर घर से बाहर जा रही थीं। लेकिन शायद उस वक्त वह मेरी मम्मी नहीं बल्कि कुछ और ही था। उस चीज के हमारे घर के मेन दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मेरे पापा उठकर कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मम्मी नहीं है। इसका मतलब वह जो बाहर गई थी वह सच में मेरी मम्मी ही थी। इसी वजह से हम दोनों अब डरते डरते हमारे घर के मेन दरवाजे से बाहर जाते हैं और उस चीज का पीछा करने लगते हैं। अब हम लोग हमारी मम्मी से लगभग 10 कदम दूर ही थे। जैसे जैसे वह चलती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब भी वह उसी तरीके से किसी मकड़ी की तरह अपने चारों पैरों पर, यानी कि अपने दोनों हाथों और पैरों के बल उल्टा होकर चलती जा रही थी। उस वक्त मेरे मम्मी के पैरों में ना ही तो कोई चप्पल थी और ना ही कुछ और, बल्कि उसके हाथों की हथेलियां और पैरों के पंजे बिल्कुल किसी जानवर की तरह उस जमीन पर पड़े हुए कांटों और कंकड़ पत्थर पर चलते जा रहे थे। जिस तरफ वह जा रही थी उस तरफ हम लोगों ने देखा तो हमें अंदाजा हो गया कि यह श्मशान घाट की तरफ ही जा रही है। कुछ ही देर में वह श्मशान घाट के अंदर चली जाती है। जब हम लोग घर से निकले थे तो उस वक्त मेरे पापा ने अपना मोबाइल अपने साथ में ले लिया था और मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के बिल्कुल ठीक 12 बज रहे थे। अभी हम लोग उस चीज के पीछे पीछे श्मशान घाट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमें हमारे पीछे से किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी इंसान के कदमों की नहीं बल्कि किसी जानवर के कदमों की थी, जैसे कि कोई 4 पैरों वाला जानवर दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा हो। जैसे ही हम दोनों को वह आवाज सुनाई देती है तो हम पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं। हमें नजर आता है कि अभी मेरी मम्मी जो हमारे आगे आगे ही श्मशान घाट में चली गई थी वो तो हमारे पीछे से हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही हैं। अब यह चीज होता हुआ देखकर हम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। मेरे साथ साथ मेरे पापा के भी पूरे बदन पर पसीना आ गया था, लेकिन वह अपने बेटे के सामने थोड़ा कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। आखिर वह भी तो एक इंसान ही थे, डर तो उनको भी लगता ही है। इसी वजह से मेरे साथ साथ वह भी अजीब तरीके से कांपने लगे थे और उनका पूरा शरीर थरथराते हुए अजीब तरीके से हिल रहा था।
अब जो चार पैरों पर चलते हुए मेरी मम्मी हमारी तरफ आ रही थीं, उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके हाथ और पैरों के पंजे अब बिल्कुल किसी जानवर के पंजों की तरह दिखाई दे रहे थे। दिखने में तो उसका शरीर मेरी मम्मी की तरह ही था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया था। उसके सिर के बाल बिल्कुल पूरी तरीके से खुले थे और उसका चेहरा पूरी तरीके से किसी आग में जला हुआ सा लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह किसी आग में पूरी तरीके से जल चुकी हो। लेकिन अब उसका चेहरा रात के उस घने अंधेरे में हम लोगों को इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि उस चीज को देखने के बाद मुझको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो डर के मारे यहीं पर हार्ट अटैक आने से मर जाऊंगा। अब वह चीज हम लोगों के काफी ज्यादा करीब आकर अजीब तरीके से किसी इंसान की तरह अपने आगे वाले दो पंजों को ऊपर उठाकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हमारे सामने खड़ी होकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। उस वक्त उसकी वह मुस्कुराहट हमें इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मुझ में तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। उस वक्त वह पहली बार अजीब तरीके से एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में हम लोगों से कहती हैं कि तुम लोगों ने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम ना ही तो जिंदा रहोगे और ना ही मरोगे, बल्कि मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे। तुम लोगों ने यहां पर घर बनाकर हम लोगों की दुनिया में बहुत बड़ी दखलंदाजी कर दी है। इसकी तो तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़ेगी और बराबर कीमत चुकानी पड़ेगी। पर शायद उस वक्त तक हम लोग वहां पर आकर घर बनाने की कीमत चुका चुके थे, क्योंकि आगे जो हमको पता चलने वाला था वह सच में हम लोगों के लिए बिल्कुल झकझोर देने वाला था। हम लोगों से वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत यह सब कहने के बाद अजीब तरीके से चिल्लाते हुए कहने लगती हैं कि सुगंधा सिर्फ मेरी है, सुगंधा सिर्फ मेरी है। उसको मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझको एक सहेली की जरूरत है और मेरे साथ समय बिताने वाली कोई भी नहीं है। इसी वजह से मैं सुगंधा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि सुगंधा मेरी मम्मी का नाम था और वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मेरी मम्मी के बारे में ही बात कर रही थी। ये चीज सुनते ही मेरे पापा अजीब तरीके से हिलते हुए रोने को हो जाते हैं और उस वक्त वह सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि उस चुड़ैल की तरह दिख रही औरत के सामने हाथ जोड़कर अजीब तरीके से हिलने लगते हैं। शायद उस वक्त वह मेरी मम्मी को छोड़ देने की उसके सामने विनती कर रहे थे, लेकिन तभी वह वहां से किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है और उसके गायब होने के बाद मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि हम लोगों को अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। जो कुछ भी होगा हम लोग सुबह देख लेंगे। लेकिन तभी मैं मेरे पापा से कहता हूं कि पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? मम्मी अभी अंदर शमशान घाट में गई हैं, वहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमको उनको बचा कर लाना होगा। तभी मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या? रात का 1 बज रहा है और यह वक्त इन डरावनी आत्माओं का ही है। इस वक्त उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि हम नॉर्मल से इंसान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उस वक्त मुझे मेरे पापा जिंदगी में पहली बार सच में सबसे ज्यादा फट्टू नजर आए थे, क्योंकि उनको देखकर मैं ये सोच रहा था कि यह कैसा इंसान है, इसको अपनी घरवाली की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन उस वक्त शायद उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि उनको शायद इस चीज का अंदाजा हो गया था कि उन्होंने मेरी मम्मी को खो दिया है। अगर किस्मत में वह होंगी तो शायद मिल जाएगी, पर वह मुझको भी नहीं खोना चाहते थे। इसी वजह से उस वक्त उन्होंने मुझको वहां से निकाला और सीधा घर पर ले आए। लेकिन घर पर लाने के बाद भी हम लोगों को आज शमशान घाट की तरफ से बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज आ रही थी और वह आवाज किसी औरत की ही थी, जैसे कि कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। लेकिन वह रात हम लोगों ने जैसे तैसे निकाली और सुबह के 5 बजते ही मेरे पापा मुझको लेकर दौड़ते हुए हमारे गांव वाले घर की तरफ गए और तब तक मेरे दादाजी भी उठ चुके थे। वहां जाने के बाद उन्होंने पूरी बात दादाजी को बताई। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरफ फैल गई और उसके बाद हमारे गांव वाले घर पर
लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई। अब मेरे पापा दादाजी के सामने फूट फूट कर रो रहे थे और उनको सारी बात बता रहे थे। जिसके बाद गांव के कुछ लोग मेरे पापा के साथ उस शमशान घाट की तरफ आते हैं। उस वक्त मेरे दादाजी और मेरे दोनों ताऊ जी भी हमारे साथ थे। जैसे ही हम लोग शमशान घाट की तरफ आ रहे थे तो हम लोगों को दूर से ही शमशान घाट में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था उसके ऊपर कई सारे चील और कौवे उड़ते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त वो उस बरगद के पेड़ के ऊपर ही गोल गोल उड़ रहे थे। उनको उड़ता हुआ देखकर शायद मेरे दादाजी को किसी चीज का अंदेशा हो गया था। इसी वजह से उन्होंने अपने चलने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया था। अब जैसे ही हम लोग शमशान घाट में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मैं तो वहीं पर धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया था, क्योंकि उस वक्त जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था उसको देखते ही मेरे पूरे शरीर की हिम्मत निकल चुकी थी और उस वक्त मेरे में खड़ा रहने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने का जो नजारा था वह सच में मेरे लिए काफी ज्यादा झकझोर देने वाला था। उस चीज को देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने उस शमशान घाट वाले बरगद के पेड़ पर मेरी मम्मी फांसी के बल लटकी हुई दिखाई दे रही थी। उस वक्त वह उस बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे से इतनी ज्यादा ऊपर लटकी हुई थी कि अगर 3 लोग भी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो भी उनके पैरों तक नहीं पहुंच सकते थे। और जिस चीज से उन्होंने फांसी लगा रखी थी वह कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि उस बरगद के पेड़ की टहनियां ही थीं, जो कि उस वक्त उनके गले में बुरी तरीके से लिपटी हुई थीं। उस चीज को देखकर गांव वालों ने कहा कि उसने खुद से तो अपने आप को फांसी नहीं लगाई है, बल्कि इसको किसी ने मारकर यहां पर लटका दिया है, या फिर इस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकाने की वजह से यह मर गई है। लेकिन उस वक्त तक मेरी मम्मी का शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और जिस जगह पर वह लटकी हुई थी उसके नीचे की जमीन काफी ज्यादा लाल हो रखी थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको यहां पर लटकाकर उनके शरीर का खून निकाला गया हो। जब लोगों ने उनकी लाश को नीचे उतारा तो लाश को नीचे उतारते ही लोगों ने बताया कि इसके शरीर में तो खून की एक भी बूंद नहीं है। और नीचे उतारने के बाद हम लोगों को दिखाई दिया कि मम्मी के पूरे पैर खून से सने हुए हैं। उन पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शरीर का खून धीरे धीरे टपक टपक कर उनके शरीर से बाहर निकला हो। उस चीज को देखकर गांव वाले कह रहे थे कि शायद बहुत ही दर्दनाक मौत से तड़प तड़प कर मरी है। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काला दिन था। उस दिन मैंने अपनी मां को खोया था, लेकिन उसी दिन से हम लोगों ने उस शमशान घाट के बगल वाले घर में रहना छोड़ दिया था। और यह चीज होने के बाद तो शायद मेरे दोनों ताऊजी थे, उनका भी थोड़ा दिल पिघल गया था। इसी वजह से उन लोगों ने हमको हमारे गांव वाले घर में रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब गांव वाले घर में रहने का क्या फायदा था, क्योंकि वहां पर तो मुझे मेरी मां नजर ही नहीं आती थी। लेकिन उस घटना के होने के बाद कुछ ही महीनों में मैंने और मेरे पिताजी ने हमारा वह गांव छोड़ दिया था और हम लोग शहर में आकर रहने लग गए थे। अब हम दोनों बाप बेटे यहीं पर रहते हैं और यहीं पर कमाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम गांव में किसी काम से जाते हैं तो गांव की उस सड़क से गांव के अंदर जाते हुए हमें दूर से ही शमशान घाट के बगल में हमारा बनाया हुआ वह घर दिखाई देता है, जो कि अब पूरी तरीके से एक खंडहर में बदल चुका है। और उस घर के बगल में ही मुझे कई बार मेरी मम्मी खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो कि मुझे शायद किसी मदद के लिए हर वक्त पुकार रही होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं कुछ पल के लिए उस तरफ देखता हूं तो वह वहां से अचानक से गायब हो जाती हैं। यह चीज होते ही मैं वहां पर फूट फूट कर रोने लगता हूं। आज भी मेरे साथ वैसा लगातार हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी कीजिए। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।